समाज के बारे में हम पढ़ेंगे कि समाज क्या है, किस तरह से ये अपना काम करता है और समाज के भेद कितने होते हैं। तो मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ समाज के बारे में कि समाज क्या है। समाज जो है वो हमेशा किसी भी नए शब्द को बनाने के लिए काम करता है, यानी कि संरचना। कोई भी नया शब्द बनाना है तो या तो वो बनेगा संधि से या बनेगा समास से। तो समास का कार्य क्या है? कोई भी नया शब्द बनाना। अब समाज में जो सम प्लस आज से बना हुआ एक शब्द है उसका अर्थ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सम का जो अर्थ है वो है संक्षिप्त, यानी कि छोटा कर देना। फिर आगे आस, आस का अर्थ है बैठना, यानी कि इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है पास बैठना या नजदीक बैठना। दूसरी बात, अब समास का जो मतलब है, समास किसी भी बड़े लंबे चौड़े शब्द को, वाक्य को बिल्कुल छोटा कर देना, उसको ही बोलते हैं समास। आगे देखो इसकी परिभाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। पुनः जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होकर एक नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समास। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा, पापा ने किसी बच्चे को कहा कि बाजार जाओ और हवन के लिए सामग्री लेकर आओ। हवन के लिए सामग्री लेकर आओ, ये पूरा एक वाक्य है। इसको अगर अपन शॉर्ट में करेंगे तो क्या कर देंगे, एक शब्द बोलेंगे जिसका नाम है हवन सामग्री। तो आगे वाला लाने वाला बच्चा ये समझ जाएगा कि हवन के लिए मुझे क्या लानी है, सामग्री लानी है। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस तो ये था कि हवन के लिए सामग्री लाओ, और उसको मैंने छोटा कर दिया या उसका मैंने क्या कर दिया, समास कर दिया, तो शब्द क्या आया, हवन सामग्री। अब इसके हवन सामग्री के अंदर आप ध्यान दो तो ये विभक्ति लुप्त हो रही है, यानी कि इसको हमने छिपा दिया है। वापस दोनों सुनिए, जब ये हवन सामग्री पूरा एक शब्द है तो वो हमारा क्या है, समास है। दूसरी बात, अगर उसका विग्रह कर दिया जाए या उसको तोड़ दिया जाए तो क्या कहा जाएगा, हवन के लिए सामग्री, अर्थात के लिए सामग्री और हवन को प्लस में क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और के लिए, यानी कि विभक्ति का मतलब क्या होता है, दो शब्दों को आपस में मिलाना या जोड़ना। तो ये के लिए हमारे लिए क्या है, विभक्ति है। योजक, योजक का मतलब होता है मिलाना, या ये अवयव शब्द है जो कि इसके बगैर ये दोनों अधूरे हैं। फिर आगे समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद या सामासिक पद या समास। मतलब जैसे कि मैंने लिखा कि हवन सामग्री, तो ये हवन सामग्री हमारा पूरा क्या है, समस्त पद है, या उसका दूसरा नाम क्या है, सामासिक पद है। यानी कि जो हवन सामग्री है वो मूल रूप से क्या है, एक सामासिक पद है या नाम है। फिर आगे लिखा है मैंने समास विग्रह किसे कहेंगे या समास विग्रह हम कैसे करेंगे। तो लिखा है मैंने कि समस्त पद में लुप्त विभक्ति या योजक या अवयव पदों को पुनः लिख देना क्या कहलाता है, समस्त या समास विग्रह। अर्थात ये लिखा है कि समास समस्त पद में लुप्त विभक्ति योजक अवयव पदों को पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हवन के लिए सामग्री, और दूसरी चीज ये यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, विभक्ति योजक अवयव। मैंने यहाँ लिखा था के लिए विभक्ति योजक अवयव। पुनः वापस ध्यान देना, पुनः लिख देना, यानी कि इसको वापस लिख देंगे, यानी कि मैं ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिखूंगा, तो वो क्या है, समास विग्रह। और समास क्या है हमारा, हवन सामग्री, और समास विग्रह क्या है, हवन के लिए सामग्री। अब मैं आपको बताऊंगा कि समास के कुल कितने भेद होते हैं और कौन कौन सा भेद में क्या क्या नियम चलेगा। तो आपको पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। पहले की
कुछ विद्वान 4 भी बताते, 5 भी बताते, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में हम पढ़ेंगे टोटल 6 को। तो सबसे पहला जो है वो अवयवी भाव समास को मैं आपको पढ़ाऊंगा। समास के 6 भेदों में पहला जो भेद है उसका नाम है अवयवी भाव समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास पद में प्रथम पद, देखो समास में 2 पद होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे कि पहला पद है, जैसे कोई भी शब्द है, जैसे कि दिन दिन, इस साइड वाला ये फर्स्ट होगा और इस साइड वाला ये सेकंड होगा, दाया बाया। दूसरी बात ये, इसको पूर्व पद भी कह सकते हैं और इसको उत्तर पद भी कह सकते हैं। इसको पहला पद भी कह सकते हैं, इसको दूसरा पद भी कह सकते हैं, इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं, इसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो परिभाषा में क्या था कि जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान या क्या याद रखना आपको, उपसर्ग हो तथा बाद वाला, यानी कि पहले उपसर्ग हो, उसके बाद में क्या होनी चाहिए, संज्ञा, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द होगा तो वो कौन सा समास आ जाएगा, अवयवी भाव समास। वापस देखिए, जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान हो या उसमें क्या लगा हो, उपसर्ग, और उपसर्ग आपको पता है कहाँ लगता है, शब्द के पहले, तथा बाद में क्या होना चाहिए, संज्ञा शब्द हो, तो कौन सा कहलाएगा, अवयवी भाव समास। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एक शब्द यथा शक्ति, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, आपको ध्यान होगा, इसमें जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, यथा, पीछे शब्द क्या है, शक्ति। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा था कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, प्रधान, तो ये हमारा प्रथम पद है, फिर शक्ति हमारा कौन सा पद है, सेकंड। अब ध्यान दो, प्रथम पद में उपसर्ग के लिए यथा जो है वो क्या है, यथा शक्ति में उपसर्ग लगा हुआ है। फिर इसमें लिखा है कि बाद वाला क्या पद होना चाहिए, संज्ञा पद। तो शक्ति जो है हमारा क्या है, कोई नाम है, अर्थात ये क्या है हमारे पास में संज्ञा। दूसरा मैंने लिखा था प्रतिदिन, आपको मालूम है कि प्रतिदिन में भी उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति जो है वो क्या है हमारा उपसर्ग, और जो दिन है, दिन का कोई नाम है, दिन से आप समझते हो दिन क्या होता है, दिन एक नाम है, तो नाम का अर्थ क्या है, संज्ञा, अर्थात फर्स्ट वाला उपसर्ग है और सेकंड वाला संज्ञा शब्द है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। फिर इसके अंदर एक टाइप और है कि यदि किसी संज्ञा या अवयव पद का दोहरान, यानी एक से अधिक बार हो, तो वहां पर भी क्या होगा, अवयवी भाव समास। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है दिन दिन, एक बार दिन और दूसरी बार दिन, फिर लिखा हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी कि एक शब्द वापस दोबारा आ रहा है, तो इन दोनों शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा है, दोहरान या आवृत्ति हो, तो वो क्या कराएंगे, वो भी अवयवी भाव समास ही होगा। यहाँ लिखा है कि पल पल, पल पल ये कैसा शब्द है, अवयव शब्द है, पल पल कैसा शब्द है, अवयव शब्द है। दिन दिन, हाथों हाथ, ये दोनों शब्द है संज्ञा से जुड़े हुए शब्द। तो देखो क्या लिखा था कि यदि किसी संज्ञा या अवयव पद का दोहरान आवृत्ति हो तो वहां भी अवयवी भाव समास होगा। अर्थात आपको ध्यान क्या रखना है, ये शब्द याद रखना है कि ऐसी जगह या ऐसी स्थिति जहां पर एक शब्द बदल आए, एक शब्द डबल बार आए, तो भी वहां पर कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। फिर हमारा जो सेकंड जो भाग है या सेकंड जो विधि है उसका नाम है कर्मधारय समास। अर्थात कर्मधारय समास का मतलब होता है जो कर्म करता है, यानी कार्य करने वाला। हमारा समास का जो भेद है वो था कर्मधारय समास। इसका मतलब होता है कर्म करने वाला, कर्मधारय का अर्थ क्या है, कर्म करने वाला। परिभाषा में क्या थी, जिस पद में विशेषण व विशेष्य हो, या उपमान या उपमेय हो, या उनका योग हो,
तो वो क्या कहलाएंगे? कर्मधारय समास। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है कि जिस पद में विशेषण, फिर लिखा है विशेषी। अब इसका एग्जाम्पल देखो, लिखा मैंने महाकवि। महा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। कवि क्या है? संज्ञा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? विशेष्य। फिर मैंने लिखा था महाकवि का संधि विच्छेद अगर अपन करते हैं, सॉरी समास विग्रह, तो क्या होगा? महान है जो कवि, अर्थात क्या है वो? महाकवि। अर्थात ये जो पद है वो तो है सामासिक पद या समस्त पद, और ये जो मैंने लिखा है इधर वो है समास विग्रह। अर्थात लिखा मैंने महादेव, अर्थात महान जो या महान जो है वो कौन है? वो है देवताओं का देव महादेव, अर्थात जिसमें जो महान है वो देव। अर्थात नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। वापस देखिए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाता है तब वहां पर भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है कापुरुष, दूसरा लिखा है सपूत, तीसरा लिखा है सुपुत्र। अब देखो लिखा मैंने कापुरुष, तो का क्या है? उपसर्ग है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये क्या बोल रहा था कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग करना, अर्थात पुरुष की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो काल लगते ही इसकी जो पहचान है वो धूमिल हो जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी। तो जो बुरा, का मतलब क्या हुआ? बुरा। और दूसरा मैंने शब्द लिखा था सपूत, तो सपूत ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये तो हमारा उपसर्ग है क्योंकि आगे स का है, फिर जो ये ऊत पीछे लिखा हुआ है, ऊत कैसा है? कपूत है या सपूत है? तो इस पुत्र की ये कि स क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है या विशेषण है। फिर आगे सुपुत्र, तो उसमें भी सु जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है और पीछे वाला जो शब्द है वो विशेषण का है। फिर आगे लिखा है यदि विशेषण पदों का दोहरान हो तो कर्मधारय समास होगा। जैसे कि लाल लाल, काला काला या सफेद जग, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? इसमें आएंगे विशेषण पदों का दोहरान हो तो वहां क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे कि डबल बार, जैसे कि हमने अभी भाव समाज में पढ़ा दीर्घ, हाथों हाथ, तो उसमें भी ऐसे था। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि विशेषण पदों का, यानी कि लाल क्या है? विशेषता प्रकट करता है, काला क्या है? विशेषता प्रकट करता है, तो ये विशेषण पद है, तो इनमें भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। थर्ड इसकी जो विशेषता है वो लिखी कर्मधारय समास में आने वाले विशेषण असंख्यावाची विशेषण होते हैं, यानी कि संख्यावाची इसमें नहीं आते। तो असंख्यावाची कौन कौन से है? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संकेतवाचक और नंबर 4 क्या था? व्यक्तिवाचक। ये सारे असंख्यावाची विशेषण है। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड जो भेद है उसका नाम है द्विगु समाज। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि द्विगु का मतलब क्या है और द्विगु समाज किसे कहते हैं। फिर हमारा समाज का जो थर्ड भेद है उसका नाम है द्विगु समाज। पहली बात तो ये है कि द्विगु समाज खुद एक द्विगु समाज का ही उदाहरण है। कैसे? द्वि का मतलब होता है दो, पीछे लिखा हुआ भू, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या हो जाएगा? दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। इसी से परिभाषा होगी वो क्या है कि जिस समस्त पद में प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची, तथा बाद वाला पद क्या होगा? संज्ञा का,
तथा समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे? समूह का। तो बात ये थी द्विगु समाज को शुरू करने से पहले आपको द्विगु से समझना है। द्विगु यानी कि द्वि का मतलब दो, गु का मतलब गाय, दो गायों का समूह। ये खुद एक द्विगु समाज का ही एग्जाम्पल है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर द्विगु समाज में टोटल जो बात होगी किसकी होगी? संख्या की, संख्या की ही बात होगी। तो क्या लिखा इससे कि समस्त पद का बोध कराने वाले, या पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संख्या का, और समस्त पद समूह का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? द्विगु समाज। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है सप्ताह। मैंने पहले बताया था कि इस द्विगु समाज में टोटल जो बात अपन करेंगे वो पद, सारे पद जो होंगे वो कैसे होंगे? संख्यावाची पद ही होंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल था हमारा सप्ताह। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। समास में विशेषता ये है कि जो पीछे शब्द का अंत हो रहा है और इसमें जो शब्द लग रहा है वो ही शब्द यहाँ आना चाहिए, कोई दूसरा पर्यायवाची हम नहीं रख सकते हैं। तो लिखा मैंने कि सप्ताह। तो यहाँ इसका समास विग्रह क्या होगा? सप्त अब्दों का समूह। अब्द का मतलब होता है दिन, या आप दिवस भी कह सकते हो। फिर मैंने लिखा एकांकी, एक अंक का समूह। फिर मैंने लिखा त्रिलोक, तो 3 लोगों का समूह। अब आपको ध्यान रखना ये है, प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची। हम यहाँ देखते हैं जैसे कि ये लिखा है सप्त यानी कि 7, एक यानी कि एक की बात कर, यहाँ पे लिखा हुआ त्रि यानी कि 3 की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है और 7 की बात हो रही है। तो 7, 1 और 3 ये सारे शब्द कैसे हैं? संख्यावाची शब्द हैं। तो मैंने पहले बताया था कि द्विगु समाज में गिनती की या संख्या की ही बात होगी। उससे पहले जो अपने कर्मधारय समाज पढ़ा था उसमें संख्यावाची को छोड़कर जितने विशेषण बनते हैं वो सारे किसमें चले जाएंगे? कर्मधारय। लेकिन द्विगु में सिर्फ एक ही विशेषण चलता है, वो है संख्यावाची विशेषण। फिर फोर्थ हमारा जो था द्वंद्व समाज। इसमें क्या है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो यानी कि मैं खास तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समाज होगा। और द्वंद्व समाज में विग्रह करने में हमें मिलेगा और, या, तथा, अथवा यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा है राधा और कृष्ण, तो इनके बीच में क्या शब्द आ रहा है? और। राधा और कृष्ण, माँ और बाप, हार और जीत। फिर मैंने बताया ये तो समझ जाओ कि विलोम है एक दूसरे का। तो अब मैंने बताया कि विलोम जैसे और एक है विलोम। परिभाषा में आप देखते हैं जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो तो वहाँ द्वंद्व समाज होगा। विग्रह करने पर पदों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्द आएंगे। तो मैंने लिखा था कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, और शब्द क्या है? योजक। या गैस लगाने के बाद में मुझे मालूम पड़ गया कि ये किसका भाव देता है? और। फिर लिखा है माँ और बाप, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत ही है। हार और जीत विपरीत यानी कि विलोम है। अब ये तो है विलोम। एक शब्द आएगा विलोम जैसे, तो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ जैसे कि दाल रोटी। जैसे कि अपन ये बोलते हैं कि दाल रोटी या दूध रोटी, तो ये ऐसे शब्द जो है जो एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है वो है विलोम जैसे, यानी कि दूध और रोटी। दूध के साथ रोटी खाई जा सकती है और दाल के साथ भी रोटी खाई जा सकती है। ये दोनों विलोम जैसे ही शब्द हुए। फिर हमारा जो 5वां जो था उस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, 5वें बिंदु पर, जिसका नाम है बहुप्रिय समाज। फिर नेक्स्ट हमारा जो 5वां जो बिंदु था उसका नाम है बहुप्रिय समाज। उसके अंदर उसकी
पद अप्रधान हो, मतलब दोनों पदों की कोई वैल्यू नहीं है तथा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मतलब जैसे कोई भी शब्द है, उसका जो पहला पद और दूसरा पद, उन दोनों की कोई मूल्य नहीं है, वो क्या है, अप्रधान है, यानी प्रधानता नहीं है। लेकिन वो दो, पहला और दूसरा पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे, कोई अन्य अर्थ दे, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे कि एक शब्द है दशानन, अगर दशानन शब्द लिखा हुआ है तो उसका विग्रह हम करेंगे, क्या होगा, 10 है आनंद जिसके आनंद, यानी सिर, अर्थात किसके थे, तो लंकापति रावण के थे। तो ये जो रावण शब्द आ रहा है वो क्या है, अन्य अर्थ है या तीसरा अर्थ है, यानी कि पहला पद और दूसरा पद की कोई वैल्यू नहीं है, तीसरे पद की वैल्यू है जो बाहर निकलेगा। तो क्या निकला बाहर, रावण, यानी कि 10 सिर वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था रावण। तो ये अन्य पद है या तीसरा पद है और इस पद की वैल्यू है। फिर लिखा है लंबोदर, जाहिर सी बात है लंबोदर जिसकी सूंड लंबी है, तो क्या क्या है कि लंबा है उधर जिसका पेट, कौन था, गणेश। तो मतलब मैंने कहा कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये जो गणेश और रावण जो शब्द है वो अन्य शब्द की प्रधानता बताते हैं। फिर बहुब्रीहि समाज में पर्यायवाची शब्द भी आते रहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरा सह या स, ये दोनों का अर्थ होता है साथ में या साथ देना या मिलाना। उपसर्ग लगाकर सामासिक पद बनाए जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि लिखा है सफल, तो ये स जो है वो क्या है, उपसर्ग। पीछे लिखा हुआ है फल, फल के आगे हमने स लिखा तो हो गया सफल। फिर लिखा सर कुशल, यानी कि स क्या है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है, साथ लेने की बात कर रहा है। तो लिखा है कि उपसर्ग लगाकर सामासिक पद बनाया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो था तत्पुरुष समास, ये बड़ा है वैसे थोड़ा, तो इसका जो सामान्य अर्थ है वो अर्थ है उसका पुरुष। तत्पुरुष का सामान्य अर्थ क्या है, उसका पुरुष, या इसका दूसरा नाम भी है, वो है कारक तत्पुरुष समास। अर्थात इस तत्पुरुष में कारक विभक्तियां भी चलेंगी, वो मैं क्या आगे बताऊंगा। तो लिखा हुआ है कि जिस समस्त पद में बाद वाला पद, जिसको उत्तर पद बोलते हैं, प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य बीच में कारक विभक्ति का लोप रहे तो वहां तत्पुरुष समास या तत्पुरुष कहलाता है। और तत्पुरुष समास के भी दो भेद है। नंबर 1 समाधिकरण, समाधिकरण के अंदर हमने दो समास को पढ़ा है, नंबर 1 कर्मधारय और नंबर 2 द्विगु समास। दूसरा हमारा है बिंदु वो है व्याधिकरण समास। तो इसके अंदर हम कारक के जो 8 प्रकार है, उस 8 प्रकारों में से 6 प्रकार को हम पढ़ेंगे, वो व्याधिकरण में पढ़ेंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें 8 कारकों में से 6 कारक यहाँ आ जाएंगे और एक संबोधन और कर्ता को छोड़कर बाकी सारे यहाँ आ जाएंगे। जिसमें पहले लिखा है कारक, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंधकारक और अधिकरण कारण तत्पुरुष के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का जो पहला भेद था उसका नाम था समाधिकरण। उसमें हमने पढ़ा कर्मधारय को पढ़ा, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, द्विगु को पढ़ा जो कि संख्यावाची समास हो। फिर लास्ट फाइनल हम पढ़ेंगे व्याधिकरण, जिसके अंदर कर्म, करण, संपादन, उपादान, संबंध, अधिकरण को आदि को हम 6 कारकों को पढ़ेंगे। तो समास का जो लास्ट हमारा भेद था वो पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का मतलब मैंने बताया आपको, उसका पुरुष,
तत्पुरुष समास के भी 2 भेद थे। पहला था समाधिकरण, उसके अंदर हमने पढ़ा था कर्मधारय और द्विगु समास। अब सेकंड है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर कारक जो कि 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से 6 प्रकारों को हम यहाँ इस व्याधिकरण तत्पुरुष के अंदर पढ़ेंगे। तो उसमें से जो पहला जो था हमारा वो है कर्म कारक तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है ओ। इसमें क्या है, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य क्या आएगा, ओ विभक्ति आएगी। ऐसा शब्द जिसका टुकड़ा करने के बाद में दोनों पदों के बीच में ओ विभक्ति आती हो, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, परम कारक तत्पुरुष समास, जिसमें लिखा है मैंने वनगमन। वनगमन एक समास है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, वन को गमन। फिर लिखा है जेब कतरा, ये तो एक समास है, इसका विग्रह करेंगे तो इसको बोलेंगे जेब को कतरने वाला। तो ये को यहाँ पर भी को इसमें आया है कर्म में, तो कर्म की विभक्ति जो कारक में हमने पढ़ी थी वो क्या थी, को। अर्थात 2 पदों के बीच में एक पद और ये पद पद, इनके बीच में क्या लगा, को विभक्ति। जब बीच में को विभक्ति लगेगी तो वो सेंटेंस किसका होगा, कर्म कारक। समझ में आया। सेकंड जो हमारा था वो है कर्म कारक तत्पुरुष समास, इसकी जो विभक्ति है वो है से। अब से का जो अर्थ है वो अर्थ है साधन से, माध्यम से, के द्वारा, के लिए। अर्थात किसी के सहारे या किसी के द्वारा या किसी के माध्यम या किसी के साधन द्वारा कार्य को करना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके लिए शब्द आएगा से, इसके अंदर आएगा कर्म कारक। और अगर कोई व्यक्ति मर गया है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम जो विभक्ति उपयोग करेंगे वो होगी के लिए। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया जग हसाई, तो विग्रह क्या है, जग द्वारा हंसना या हसाई। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। अब वापस पुनः इस पे आ जाइए, मैंने लिखा था सजीव के लिए से, तो रेलगाड़ी सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि वो दौड़ रही है, तो दौड़ रही है तो कर्म कर रही है, इसलिए वो सजीव की श्रेणी में ही आती है। तो इसके लिए क्या आया, से। अब मैंने बताया था के लिए के द्वारा माध्यम बताएगा, तो व्यक्ति हंस रहा है और हंसने से उसकी क्या हो रही है, हंसाई, तो ये माध्यम की बात कर रहा है। तो करण में हमको यही लिखा है, जो से विभक्ति आती है वो क्या दर्शाती है, के द्वारा दर्शाती है, साधन को दर्शाती है या माध्यम को दर्शाती है। फिर थर्ड हमारा जो था संप्रदान, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, उसकी विभक्ति है के लिए। जैसे कि विद्यालय, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय। जैसे कि मैंने लिखा जेब खर्च, तो जेब के लिए क्या होना चाहिए, खर्च, तो ये के लिए इनके बीच में आएगा कैसे, जैसे कि कहा कि विद्यालय, तो विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, तो ये के लिए आया, ये क्या है, विभक्ति, इसकी है संप्रदान की, ये ध्यान रखना। फिर है फोर्थ हमारा उपादान कारक तत्पुरुष। देखो उपादान में भी से विभक्ति आएगी और करण में भी से विभक्ति। पुनः सुनिए, करण का मतलब होता है माध्यम या साधन, उपादान का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज से अलग होना, टूटना या बिखरना, वो तो है उपादान। और करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। तो उपादान में क्या हो जाएगा, अलग करना, त्यागना या तुलना करना। जैसे कि देश निकाला, तो विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, देश से निकाला, देश से निकाला यानी उसको बाहर भगाया, तो देश से उसको क्या किया गया, अलग। तो अलग करने का जो भाव पैदा हो रहा है किसमें आएगा, उपादान। फिर मैंने लिखा ऋण मुक्त, तो ऋण से क्या है, मुक्त, यानी ऋण से वो बरी हो गया है, छूट गया है, तो भी इसकी विभक्ति क्या है, से।
और से का मतलब क्या होता है? उपादान में अलग करना। तीसरी बात, अपादान कारक में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमेशा फिक्स रहती है, जैसे कि डर या भय का अर्थ बताने के लिए हमेशा उपादान ही होगा। तीसरी, अध्ययन के शब्द जैसे आएंगे वहां पर भी उपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। घृणा के भाव आते हैं तब भी कौन से समास होगा? ये उपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि डर, भय के अर्थ में जैसे कि अश्व भीत, अश्व यानी घोड़ा, उससे डरना। अध्ययन के शब्द जैसे ब्रह्मादीप, ब्रह्म से दीप। घृणा के भाव, घृणा का भाव या घृणा के पाप आदि सब चीज में चले जाएंगे उपादान कारक में। फिर हमारा पांचवा और लास्ट तत्पुरुष का पांचवा भेदा जिसका नाम है संबंध कारक तत्पुरुष समास। इसकी विभक्तियां क्या क्या है? का, की, के, गानी, रे, नामी, ने। अब सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा गंगा जल, तो बस आपको ये जो शब्द है कब मिलेंगे? वाक्य के बीच में, शब्द के बीच में दो शब्दों को आपस में मिलाने का कार्य ये विभक्तियां करती है। जैसे कि लिखा गंगा जल, तो विग्रह क्या है? गंगा का जल। तो ये का शब्द किसमें आया? ये। तो ये क्या है? संबंध कारक की विभक्ति है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा शब्द मैंने लिखा देशवासी, तो इसका विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के वासी, अर्थात के जो विभक्ति है वो किसकी है? संबंध कारक तत्पुरुष। फिर लास्ट में फाइनल का हमारा अधिकरण कारक तत्पुरुष। इसके अंदर जो विभक्ति चिन्ह है में, पर, ऊपर। जैसे कि लिखा है सिर दर्द, तो देखो सिर में क्या है? दर्द। गुण सवार, गुण पर कौन सवार है? तो ये जो पर और में, ये क्या है? विभक्ति है इसकी अधिकरण कारक की। अर्थात जो लास्ट और फाइनल समास का हमारा तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास में हमने तत्पुरुष के दो भेद पढ़े। पहला जो भेद था वो था हमारा समानीकरण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर कर्मधारय और द्विगु समास दोनों हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो हमारा था वो था व्याधिकरण तत्पुरुष समास, उसके अंदर 6 कारकों को पढ़ा है। कितने? 6 को। तो वो 6 के बारे में हमने बताना था, जिसके बारे में फाइनल जो हमारा था अधिकरण कारक रहता है। अधिकरण में जो विभक्ति है आपको में ऊपर मिलेगी और शब्द है सिर दर्द, तो सिर में दर्द, गुण सवार, गुण पर सवार। अर्थात तत्पुरुष समाज में आप ये ध्यान रखना है कि जो कारक है, कारक के 8 भेदों में से 6 भेद जो मैंने अभी आपको बताए, उनके बताए उनकी विभक्ति को याद रखना। और विभक्ति का मतलब होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, और विभक्ति हमेशा बीच में आती है। विभक्ति हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? समास। जैसे कि इनका सिर दर्द, विग्रह क्या है? सिर में दर्द। अगर ये विभक्ति में हटा देता हूँ तो मूल शब्द हमारे सामने आ जाएगा, और विभक्ति को रखता हूँ तो इसका समास विग्रह हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमारा समास का जो चैप्टर था वो खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।